जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम जो फ्रांस के इंजीनियर यानी फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नो थे। सादी कार्नो ने इंजन के संबंध में दो प्रमेय दिया था जो कि कार्नो के प्रमेय के नाम से जाने गए। तो हम लोग कार्नो का प्रमेय पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्नो ने ही आदर्श प्रशीतक बनाया था, यानी परफेक्टली कह लीजिए या आइडियल रेफ्रिजरेटर बनाया था। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्नो का प्रमेय क्या है? पहला प्रमेय आप देखें, यहाँ बोर्ड पे नोट किया गया है। दो दिए हुए तापों के बीच, तो दो दिए हुए ताप क्या होते हैं? एक स्रोत का ताप टेम्परेचर, उष्मा स्रोत का ताप T1 होता है और एक सिंक होता है, सिंक का टेम्परेचर T2 होता है। उष्मा स्रोत का मतलब पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसके जलने से जो उष्मा उत्पन्न होती है वो उष्मा स्रोत का टेम्परेचर कहलाता है। और जहाँ से जलने के बाद पेट्रोल धुआं के रूप में या डीजल धुएं के रूप में जो बाहर निकलता है उसको सिंक का टेम्परेचर कहते हैं। सिंक का टेम्परेचर हमेशा उष्मा स्रोत के टेम्परेचर से कम होता है। तो अब आप समझिए, दो दिए हुए तापों के बीच, तो यही दो दिए हुए ताप होते हैं, उष्मा स्रोत का टेम्परेचर और दूसरा सिंक का टेम्परेचर। तो दो दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन, यानी कोई भी इंजन हो जो इन दोनों तापों के बीच, दोनों ताप कौन कौन? उष्मा स्रोत का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर, दोनों तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन, उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन, उत्क्रमणीय इंजन का मतलब कार्नो का आदर्श इंजन। तो उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। हमने आपको अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हम आपको बताए थे। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? हमने आपको बताया था कि अगर कार्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो ऊष्मा से सीधे कार्य प्राप्त हो जाती है, तो इसको हम कहा करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ये पहला प्रमेय यही है कि दो दिए हुए तापों के बीच अगर कोई इंजन कार्य कर रहा है तो उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाला अगर कोई उत्क्रमणीय इंजन है तो ये उससे दक्ष नहीं होता। दक्ष माने उससे बढ़िया नहीं हो सकता। तो ये कार्नो का पहला प्रमेय है। इसके बाद कार्नो का जो दूसरा प्रमेय है, चूंकि ये प्रूफ करने वाले प्रमेय नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इनको हम लोगों को तैयार करना होगा। दूसरा जो प्रमेय है वो ये है कि दिए गए दो तापों के बीच, दो ताप याद रखे रहिएगा, उष्मा स्रोत का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। तो दो दिए गए तापों के बीच कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय इंजन, यानी अगर उष्मा स्रोत और सिंक दोनों का टेम्परेचर एक समान हो, यानी दोनों का टेम्परेचर फिक्स हो, निश्चित हो, तो उन दोनों टेम्परेचर के बीच कार्य करने वाला कोई भी उत्क्रमणीय इंजन हो, उनकी दक्षताएं जो होती हैं वो समान होती हैं। उसमें भरा जाने वाला कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो। कार्यकारी पदार्थ का मतलब क्या? चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो डीजल वाला इंजन होगा, चाहे वो पेट्रोल वाला इंजन होगा, अगर दो निश्चित टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है
तो दोनों के कार्य करने की क्षमता जो होगी वो समान होगी। यानी जितना कार्य आपका डीजल इंजन करेगा उतना ही कार्य आपका पेट्रोल इंजन करेगा। इसीलिए देखते हैं कि कारों में या कोई भी व्हीकल होता है, डीजल इंजन भी होता है, पेट्रोल इंजन भी होता है। डीजल इंजन की केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनका इनफ्लेमेबल पॉइंट जो होता है, इग्निशन पॉइंट जो होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इग्निशन पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब इग्निशन पॉइंट को हम ज्वलन ताप कहते हैं। यानी डीजल इंजन जो होता है, डीजल जल्दी आग नहीं पकड़ता है पेट्रोल की तुलना में। इसलिए पेट्रोल वाला इंजन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, चिंगारी छटकती है, तुरंत उसके अंदर आग लग जाती है और जैसे ही आग लग जाती है वो इंजन काम करने लगता है। लेकिन डीजल इंजन में आग तुरंत नहीं लगती है, क्योंकि इसका जो इग्निशन पॉइंट होता है, जो ज्वलन ताप होता है, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन कार्य करने की क्षमता दोनों की समान होती है। जितने भी डीजल इंजन होते हैं, देखते हैं डीजल से तमाम तरह के इंजन चलते हैं, पेट्रोल के तमाम तरह के इंजन चलते हैं। ट्रेन के इंजन जो होते थे पहले, वो डीजल इंजन, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, डीजल इंजन ही हुआ करते हैं। बसों में जितने इंजन चलते हैं सब डीजल इंजन चलते हैं। कारों में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दोनों आ गया है। केवल बाइक में जो हल्के वाहन होते हैं, हल्के वाहनों में केवल पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता है। जितने भारी वाहन होते हैं सभी भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है ये दोनों समान होती है। तो ये जो है कारणों का प्रमेय था। अब इसके बाद हम लोग कारणों का ही आदर्श प्रशीतक हम लोग पढ़ेंगे कि कारणों का आदर्श प्रशीतक क्या है। कारणों का आदर्श प्रशीतक, इसको यानी हम कह सकते हैं कैरनॉट्स आइडियल, कैरनॉट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक समझें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैरनॉट आइडियल रेफ्रिजरेटर, पहली बात तो हम आपको बता दें कि जहां कहीं भी आदर्श शब्द जुड़ा होगा, ये एक सच्चाई है कि वास्तव में कुछ आदर्श नहीं होता। आदर्श उसको कहते हैं जिसके अंदर जो 100% परिपूर्ण हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष न हो। और इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति को छोड़कर, ईश्वर को छोड़ करके ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो 100% परिपूर्ण हो। सबके अंदर कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ दोष सबके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जहां आदर्श शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां मान के चला जाता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब जरा आप समझ लीजिए, हम कारणों का आदर्श प्रशीतक, प्रशीतक माने ठंडा करने वाला, ठंडा करने वाला, फ्रिज जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है वो ठंडा करता है और ये आदर्श है। आदर्श का मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसको भी कारणों ने ही बनाया था। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, उष्मा इंजन की ये विशेषता होती है कि उष्मा इंजन क्या करता है, तप्त वस्तु से उष्मा लेता है, उस उष्मा को कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित करता है और कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित करके उसमें से जो बेकार पदार्थ होता है उसको सिंक को भेज देता है, यानी कम तप्त वस्तु में दे देता है। यानी कुल मिला करके उष्मा इंजन का कार्य होता है
तप्त वस्तु से उष्मा लेना और ठंडी वस्तु को उष्मा देना, क्योंकि उष्मा स्रोत का टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है और सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होता है। तो उष्मा स्रोत से उष्मा लेकर के कार्यकारी पदार्थ के द्वारा कार्य किया जाता है और फिर जो बेकार पदार्थ होता है वो सिंक के रूप में निकल जाता है। लेकिन कारणों ने जो प्रशीतक बनाया था ये उत्क्रमणी इंजन था, ये विपरीत दिशा में कार्य करता था। विपरीत दिशा में कार्य करने का मतलब क्या, ये ये ठंडी वस्तु से उष्मा लेता है, यानी जहां का टेम्परेचर बहुत कम है वहां से ये टेम्परेचर लेता है। तो जब ठंडी वस्तु जिसका टेम्परेचर कम है, जब उसी की उष्मा को ये शोषण करने लगेगा तो जो ठंडी वस्तु है वो और ठंडी होने लगेगी और इस उष्मा को निकाल करके ये गर्म वस्तु को देता है। मतलब इसका जो कार्य है वो उष्मा इंजन के विपरीत काम है। उष्मा इंजन क्या करता है, गर्म वस्तु से उष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है और ये क्या करता है, ये ठंडी वस्तु की ही उष्मा को निकाल लेता है। माने कोई वस्तु ऐसे ही ठंडी है और ठंडी वस्तु के अंदर अगर कुछ उष्मा है तो उसकी उष्मा को भी ये ले लेता है और लेकर के बाहर निकाल देता है, जिससे जो ठंडी वस्तु होती है वो और ठंडी होती जाती है। और इसलिए यह इसका नाम रेफ्रिजरेटर रखा है, प्रशीतक रखा गया है। ये ठंडा करने का काम करता है और इसमें ईंधन के रूप में एक गैस का प्रयोग किया जाता है और उस गैस का नाम है फ्रियान गैस। यहाँ पर फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। कई बार आपसे कंपटीशन वगैरह में भी पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये फ्रियान गैस बहुत ही हानिकारक होती है। जब ये उत्सर्जित होती है तो उत्सर्जित होने के बाद ये वातावरण में जाती है और वातावरण में जा करके जो ओजोन की परत है, ओजोन की परत को ये नुकसान करती है। तो इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है। एक चीज और, इस फ्रियान गैस का जो प्रभाव होता है, फ्रिज में रख करके आप किसी वस्तु को ठंडा करते हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए आपको बार बार सलाह दी जाती है कि फ्रिज की चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी चीजें, देखिए जो चीजें प्राकृतिक हैं, जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं सीधे, उसका उपयोग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को आप आर्टिफिशियल मेथड से आप काम करेंगे और उसका आप उपभोग करेंगे तो वो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा हानिकारक होगी। इसलिए कोई भी किसी भी चीज का सेवन करें तो आप नेचुरल चीज का सेवन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप आर्टिफिशियल मटेरियल का सेवन करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। आप देख रहे हैं इस समय कम उम्र के जो बच्चे हैं, 16 साल 18 साल 20 साल के बच्चों को दिल का दौरा पड़ जा रहा है, वो भी वर्क करते समय दिल का दौरा पड़ रहा है। कोई वर्क आउट कर रहा है, कोई मेहनत का काम कर रहा है। और बताइए मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है वही मेहनत करते करते गिर जा रहा है, दिल का दौरा पड़ जा रहा है, मर जा रहा है। तो इन सब चीजों का जो उपयोग, जितना भी आर्टिफिशियल लाइफ है, ये सारी लाइफ हम लोगों के लिए हानिकारक होती है। अब इसके बाद इसी तरह से इसका कार्य गुणांक होता है। तो कार्य गुणांक यानी कारणों के आदर्श इंजन का कार्य गुणांक होता है और कार्य गुणांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं और K इजकल टू फार्मूला होता है T2/T1 माइनस T2। तो T1 जो होता है अधिक ताप होता है, T2 जो होता है ये कम ताप होता है। इसके बाद इसी में एक छोटा सा टर्म आ जाता है, उसको कहते हैं ऊष्मा पंप। ऊष्मा पंप का भी प्रयोग किया जाता है।
हीट पंप का प्रयोग किया जाता है। तो हीट पंप क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा समझ ले। उष्मा पंप क्या है? देखें, आप सुने होंगे कि भाई सुने ही होंगे, उसका अनुभव आप नहीं किए होंगे, क्योंकि हमारे जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पे ऐसे ऐसे बॉर्डर हम लोगों के हैं कि अब आप देखें राजस्थान का जो बॉर्डर है, राजस्थान में चुरू है, चुरू का टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। और आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी खौलने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आधा होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वहाँ सैनिक रहते हैं राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। और इसके बाद आप देखें तो ये लेह हुआ, लद्दाख हुआ, चाइना का जो बॉर्डर हुआ, अभी 2-4 दिन पहले जो आप देखें अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा तवांग जहाँ पे ये घटना घटी थी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है इस समय 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी 10 दिन के बाद वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, तो वैसे टेम्परेचर पर 1 घंटे 2 घंटे के लिए ड्यूटी की जा सकती है। लेकिन वहाँ पे लगातार अगर आपको 24 घंटे की ड्यूटी दे दी जाए तो आपका ब्लड जम जाएगा। आप देखे होंगे कि वहाँ पर ये जो पेट्रोल वगैरह होता है, गाड़ियों का पेट्रोल जम जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आई है जम्मू वगैरह में, कश्मीर वगैरह में, कि जो बाइक वगैरह से जा रहे होते हैं या कार से जा रहे होते हैं, कार का पेट्रोल ही जम गया। जब कार का पेट्रोल जम जाता है तो उसका जो इंजन होता है, इंजन को लोग स्टोव जला करके इंजन को गर्म करते हैं, पेट्रोल को गर्म करते हैं। जब पेट्रोल गर्म होकर पिघलता है तब वो गाड़ी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पेट्रोल जो होता है ये इसका इवापोरेशन, इसका वाष्पीकरण बड़ा तेजी से होता है। तो ये वाष्पीकरण होने वाला पदार्थ है जो जम जा रहा है, और उसको पिघलने के लिए उसको हीट किया जा रहा है, स्टोव जलाया जा रहा है, स्टोव से जला करके पेट्रोल को गर्म किया जाता है ताकि इंजन स्टार्ट हो। ऐसे जगह पर जब घर बनता है तो ऐसे जगह पर भी लोग रहते हैं। भाई वो सैनिक आखिर 24 घंटे तो वैसे जगह पे रहेंगे नहीं। तो इसलिए ऐसा घर जिसके चारों तरफ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो, उस घर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये जो उष्मा पंप है, इस उष्मा पंप का काम उपयोग होता है। ये उष्मा पंप क्या करता है? बाहर के वातावरण की उष्मा को लेता है, और बाहर के वातावरण की उष्मा को लेकर के जो घर है उस घर के अंदर उस टेम्परेचर को लाता है। और उस टेम्परेचर को ला करके घर का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बढ़ाया रहता है, एक समान रहता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर रहेगा तो ठीक है। अभी देखते हैं सुबह के समय टेम्परेचर हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा लो हो जा रहा है, तो पैर वगैरह जो है कांपने लग रहे हैं, सबको सर्दी खांसी जुकाम होने लग रहा है, सबको बुखार हो जा रहा है। लेकिन जहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप अंदाजा लगाइए कि वो हमारे सैनिक पत्थर के तो नहीं बने हैं ना, लोहे के नहीं बने हैं ना, वो भी इंसान ही हैं। लेकिन कैसे वो रहते हैं वहाँ पर, और हर परिस्थितियों का सामना पड़ता है। कभी लाठी लेकर चाइनीजों को मारना पड़ता है, तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं, इतना सब मेहनत करना पड़ता है। तो उन सबके रहने के लिए, या ऐसे बर्फीले इलाके हैं, या जैसे कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर लो रहता है, तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस उष्मा पंप का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। उष्मा गतिकी का शून्यांक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं, और उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम पढ़ने के लिए ही हम इतनी सारी चीजें पढ़े हैं। तो उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग देख लें। सेकेंड लॉ ऑफ
थर्मोडाइनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। देखिए बहुत ही आसान है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। जैसे मान लीजिए कोई ठंडी वस्तु है, कोई वस्तु ऐसी है जो ठंडी है और कोई ऐसी वस्तु है जो गर्म है। तो देखिए अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए केल्विन और प्लैंक दोनों ने मिलकर के अलग कथन दिया। क्लासियस थे, क्लासियस ने अलग कथन दिया। लेकिन हम सबका निचोड़ आपको बता रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। देखिए जब ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु को हम परस्पर संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, गर्म वस्तु से ऊष्मा निकलकर ठंडी वस्तु में जाने लगती है। देखते हैं ना कभी, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है बहुत पहले आ गया है और बहुत पहले आ करके किसी सीट पर बैठ करके उस सीट को गरमा दिया है, या पता चला कि कोई बाद में साइकिल चला करके आया है, उसका हाथ बिल्कुल ठंडा है और वो आता है आपसे हाथ मिलाने के लिए। और अक्सर जिनका हाथ ठंडा रहता है वो गर्म हाथ वाले से हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाते हैं तो हाथ छोड़ते भी नहीं हैं। तो हाथ मिलाते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, जो अपने हाथ को गर्म किया है उसकी एनर्जी निकल के उसके अंदर जाने लगती है। तो गर्म हाथ वाला छुड़ाना चाहता है लेकिन ठंडा हाथ वाला छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। और तब तक एनर्जी मिलेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर एक समान न हो जाए, यानी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में न आ जाए, दोनों तापी साम्य में न आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः होता यह है कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा निकल करके गर्म वस्तु में जाती है। तो यहाँ पर द्वितीय नियम यही है कि ठंडी वस्तु से, देखिए गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु में निकल करके जाती है। जब ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु को परस्पर संपर्क में रख देते हैं तो गर्म वस्तु से ऊष्मा निकल करके ठंडी वस्तु में जाती है। लेकिन द्वितीय नियम ये कहा जाता है कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा निकल करके कभी गर्म वस्तु में नहीं जा सकती। यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। इसको एक लाइन का स्टेटमेंट है, याद रखे रहिएगा। ऊष्मा कभी भी ठंडी वस्तु से निकल करके गर्म वस्तु में नहीं जाती है। ऊष्मा जब भी निकलती है तो गर्म वस्तु से निकल करके ठंडी वस्तु में जाती है। और इस प्रकार ये हम लोगों के ऊष्मागतिकी का जो चैप्टर है, ऊष्मागतिकी का चैप्टर समाप्त होता है। और इस प्रकार जो है अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और फिर जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हमारे समझ से 2 या 3 चैप्टर केवल रह गए हैं और उनको जब पढ़ लेंगे तो हम लोगों का फिजिक्स फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स फर्स्ट पेपर नहीं, पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। और जब फिजिक्स समाप्त हो जाएगा तो अब हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराएंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है हमारे समझ से जनवरी में होना चाहिए, जनवरी के लास्ट में होना चाहिए। और इसके बाद जो है 12 का क्लास फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।